मित्रों, जैसा मैंने अभी कहा कि यह 38वां व्याख्यान है। पिछले वर्ष जुलाई महीने में 2020 में प्रेमचंद जी की जयंती के अवसर पर पहला व्याख्यान हुआ था। ये व्याख्यान लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश, पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक, मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त प्रयास से चल रहा है। आज हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं कार्यक्रम में आज का वक्तव्य देने के लिए, जिनका समय हमें प्राप्त हुआ है, अपना कीमती समय जिन्होंने निकाला है, प्रसिद्ध कवयित्री, कथाकार, आलोचक आदरणीय अनामिका जी। हम उनका कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैडम, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अनामिका जी का परिचय जो हिंदी दुनिया है और हिंदी के बाहर की जो भारतीय भाषाओं की दुनिया है, वहाँ जो साहित्य का एक बृहत्तर क्षेत्र है, जो साहित्य में रुचि रखने वाले लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, साहित्य रसिक हैं, वह अनामिका जी को बखूबी जानते हैं। सुपरिचित नाम है आप। आज स्त्री कविता का नया सौंदर्य शास्त्र विषय पर आपका व्याख्यान नियत है। मैं तकनीकी कारणों से आज इस कार्यक्रम को करीब 7-8 मिनट विलंब से शुरू कर पा रहा हूं, इसके लिए खेद है। मैं अपने मित्र डॉक्टर एस.ए. मंजूनाथ जी, जो पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के अध्यक्ष हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि आज की हमारी मुख्य वक्ता अनामिका जी का संक्षिप्त परिचय देने का कष्ट करें। यद्यपि वो सुपरिचित हैं, फिर भी एक हमारी परंपरा है कि हम एक सामान्य परिचय कुछ नए विद्यार्थी, शोधार्थी जुड़ते हैं, उनको देने के लिए करते हैं। डॉक्टर एस.ए. मंजूनाथ जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद तिवारी जी। मैं प्रथमतः इस व्याख्यान में जुड़ी हुई आज के वक्ता अनामिका मैडम का हृदय से आभार प्रकट करते हुए इनका स्वागत करता हूं। मैं अपने मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ और श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा तथा पोम्पई कॉलेज एकला, इन सभी की ओर से, और हमारे इस कार्यक्रम में जितने भी शोधार्थी मित्र, अध्यापक बंधु, हिंदी प्रेमी, हिंदी साहित्य प्रेमी जुड़े हुए हैं, इन सभी की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसे कि मित्र जयशंकर तिवारी जी ने बताया कि आज के मुख्य वक्ता अनामिका जी, जो सुपरिचित नाम है हिंदी जगत में, फिर भी हमारी परंपरा है, परंपरा के अनुसार इनका परिचय संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करता हूं। अनामिका जी, इनका जन्म 1961 में उत्तरार्ध जो मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी प्राप्त है और इनके द्वारा 4 कृतियों का, जो मौलिक कृतियों का सृजन हुआ है, जो अंग्रेजी कृतियां हैं। विमर्श, स्त्रीत्व का मानचित्र, मन मांझने की जरूरत, पानी जो पत्थर पीता है, साझा चूल्हा, त्रिया चरित्र, उत्तराखंड, तो ये इनकी विमर्शात्मक कृतियां हैं। इनकी कविता हैं गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, समय के शहर में, अनुष्टप, कविता में औरत, खुरदरी हथेलियां, दूब धान, टोकरी में दिगंत, थेरी गाता, 2014 में ये जो प्रकाशित है। हाल ही में इसी साल 2020 में
इसी ठोकरी में दिगंत थेरी गाथा इस रचना के लिए केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया इस रचना को। और पानी को सब याद था और एक जो काव्य रचना है संस्मरण, एक ठो शहर था, एक थे शेक्सपियर, एक थे चार्ल्स डिकेंस, और उसके साथ उपन्यास जो है अवांतर कथा, 10 द्वारे का पिंजरा, तिनके पास, इस तरह की इनकी जो संस्मरण और उपन्यास जो है, कहानी, प्रतिनायक और अनुवाद जो कन्नड़ के प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कृत साहित्यकार गिरीश कार्नाड जो है, हमारे कन्नड़ के ही है, उनका नागमंडल जो है उनका अनुवाद इन्होंने किया है। रिल्की की कविताएं, एफ्रो इंग्लिश पोएम्स और अटलांत के आर पार समकालीन अंग्रेजी कविता, इनका अनुवाद कार्य मैडम ने किया है। कहती हैं औरतें, विश्व साहित्य की स्त्रीवादी कविताएं, इन कविताओं का जो अनुवाद इन्होंने किया है। तथा द ग्राफ इज सिंगिंग, इन्हें राजभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, साहित्यकार सम्मान, गिरजाकुंवर माथुर सम्मान, परंपरा सम्मान, साहित्य सेतु सम्मान, केदार सम्मान, शमशेर सम्मान, सावित्रीबाई फुले सम्मान, मुक्तिबोध सम्मान और महादेवी सम्मान आदि जो पुरस्कार उनसे हमारे जो आज के वक्ता जो अनामिका जी पुरस्कृत है। संप्रति दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन कर रहे हैं। तो आज के हमारे वक्ता हैं प्रोफेसर अनामिका जी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं भी जी, धन्यवाद डॉक्टर एसी मंजुनाथ जी। आपने मैडम का परिचय दिया और मैं लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गोंडा की प्राचार्य महोदया डॉक्टर वंदना सारस्वत जी और पोम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी और लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर, सभी को प्रणाम करते हुए, सभी के प्रति साधुवाद करते हुए मैं आज की मुख्य वक्ता वरिष्ठ साहित्यकार अनामिका जी को सादर आमंत्रित करूं। जैसा कि मैंने बताया कि उनका विषय है स्त्री कविता का नया सौंदर्य शास्त्र। तो मैं विषय प्रवर्तन नहीं करूंगा, मैं बिना किसी भूमिका के सादर अनामिका जी को आमंत्रित करता हूं कि उन्होंने इस कोरोना महामारी के इस माहौल में, जिसमें बहुत सारे लोग, किसी के प्रियजन परिजन अस्वस्थ हैं, कहीं पर शोक की खबरें आ रही हैं, ऐसे में एक बार यह लगा बातचीत करते हुए आपसे कि क्या ये उचित होगा कि हम लोग इस कार्यक्रम को जारी रखें और ये हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे कि जब नकारात्मकता बहुत बढ़ रही हो, जब निराशा और अवसाद बढ़ रहा हो, तो हमें अपनी जो सृजनात्मकता है, जो साहित्यिक परिचर्चा है, यह हमें जीवनी शक्ति देता है, इसलिए हमें लगातार इसे जारी रखना चाहिए। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मैडम का, जिन्होंने इस परिदृश्य में भी आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे सामने हैं, उपस्थित हैं। मैं प्रणाम करते हुए आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। महोदया, आपका स्वागत है। मैं भी इस प्रबुद्ध सभा को हृदय से प्रणाम करती हुई आपसे कुछ बातचीत करने को उपस्थित होती हूँ। ये सुहृदों की सभा है, मुझे नया क्या कहना है, मगर जिस तरह से आज सुबह बातचीत हो रही थी उसमें एक सूत्र वाक्य मुझे मिला, तिवारी जी ने ही दिया। उन्होंने कहा कि अवसाद का निराकरण संवाद ही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी और इसी की प्रेरणा से हम सब कम से कम
एक अदृश्य जो अलाव है साहित्य का, उसमें जितने हमारे रसज्ञ और सुधीगण विद्वान हैं, वो मिलकर जिन प्रश्नों पे विचार कर रहे हैं, वे वही शायद इस समय के अवसाद का एक उत्तर हो। आज सुबह टेलीविजन पर मैंने बहुत सारे शव जब देखे थे जलते हुए, तो मेरे मन में अपनी दादी से हुआ एक संवाद याद आया। मैंने एक बार, मेरी जो दादी थी, वे 9 दुर्गाओं और 10 महाविद्याओं और अष्टलक्ष्मियों की कहानियां हमें सुनाती थी। तो उसमें हर तरह का रूप था देवी का, शक्ति का, सप्त मातृकाओं का। मेरे मन में एक बच्ची की तरह मैं जब थी, तो मेरे मन में बहुत तरह के प्रश्न, सौंदर्य शास्त्र पर बोलना है तो एक अपनी स्मृति से शुरू करती हूँ कि मेरे मन में बहुत तरह के प्रश्न होते थे कि ये जो विरूप है, ये जो प्रमाण के बाहर है, अनुपात के बाहर है, इसकी अभ्यर्थना भी हमारी परंपरा में क्यों होती है? इसका कोई बड़ा कारण तो होगा। क्या कारण है? अब जैसे कि एक बात, मैं जलते हुए शवों के सामने ही खड़ी जो एक प्रतिमा, मातृ प्रतिमा दिखाई थी मेरी दादी ने मुझे, वो धूमावती की थी। हमारे कहने का ये मतलब है अभी कि हमारे यहाँ जो अध्यात्म भी एक प्रतीक कीलित कविता की तरह पढ़ा जा सकता है, और उसका भी एक अजब तरह का सौंदर्य शास्त्र है, जिसे हम समकालीन स्त्री कविता के सौंदर्य शास्त्र से अंतःपाठीय संवाद करता हुआ दिखा सकते हैं। तो मैं धूमावती की कल्पना की चर्चा कर रही थी। वो मेरी दादी ने बताया कि ये जो महाशक्ति है माँ, वो जब प्रलय हो जाता है, सारी लाशें जल जाती हैं, तो जली हुई लाशों के धुएं की साड़ी पहनकर आती हैं और एक नई सृष्टि की संकल्पना की तरह हम इन्हें देखते हैं। फिर उन्होंने जो बात उस समय मुझे समझाई होगी, मैं छोटी थी, 8-10 साल की, मेरी समझ में पूरी आई नहीं होगी, लेकिन बहुत दिनों तक ये बीज मेरे मन में पड़ा रहा और मैं लगातार इस पर सोचती रही कि क्या है ऐसा कि सामंजस्य की, वैविध्य की, सब तरह के लास्य की, ऐश्वर्य की अवधारणाओं के बीच भी तांडव हमारे यहाँ एक महाभाव माना गया। 9 रसों में भयानक भी एक रस के रूप में स्वीकृत हुआ, रौद्र भी एक रस के रूप में स्वीकृत हुआ, और ये दोनों महाभाव मंचित करने के लिए कुछ स्त्रियां भी एक रूपकात्मक रूपवितान की तरह सामने आईं। ये कुछ प्रश्न थे जिनको हम बचपन से जिन पर सोचते आए हैं, और अब जब मैं कविता के सौंदर्य शास्त्र पर बोलूंगी तो इनसे अपना एक तरह से अंतःपाठीय संवाद कायम रखते हुए बोलूंगी।
जो मुझे उत्तर मिला है सोचते सोचते, और बहुत टेंटेटिव सा उत्तर मिला है, वो मैं ऐसे साझा करूं कि दुनिया के जितने महाभाव हैं उनका एक द्वित्व विलोम भी होता है। एक ध्रुवांत की तरह वो जुड़वा पैदा होते हैं, दोनों ध्रुवांत जो होते हैं वो जुड़वा पैदा होते हैं, रूप अरूप। और दुनिया में जितने भी ध्रुवांत हैं, नाश और सृष्टि, वो स्त्री पुरुष की तरह ही, शब्द और अर्थ की तरह ही, शिव और शक्ति की तरह ही एक खास तरह के वृत्त में नाचते दिखाए गए हैं। और एक के होने से दूसरा प्रकट होता है। कालिदास ने जैसे कहा कि शब्द और अर्थ, उनके बीच का संबंध यही है जो एक शिव और शक्ति के बीच के प्रगाढ़ दाम्पत्य का संबंध है। एक के होने से ही दूसरा है, एक में दूसरा प्रकट होता है। हमारे घर के सामने एक कुम्हार चाचा रहते थे। वो जब मूर्तियां बनाते थे तो मैं देखती थी कि पांचों जो तत्व हैं वो भी द्वित्व विलोमों की तरह एक दूसरे में गुथ जाते थे, तब सत्य प्रकट होता था, यानी मूर्ति प्रकट होती थी। जैसे मिट्टी में पानी, पानी में आग, आग में हवा, हवा में आकाश। इन सब का जो एक तरह से देखिए तो ये विरुद्धों का सामंजस्य है। सभी में एक दूसरे को काटते हुए गुण हैं, लेकिन फिर भी उनमें सामंजस्य स्थापित किया जाता है, तब सत्य की मूर्ति सामने खड़ी होती है। इसी के आलोक में मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहूंगी। सौंदर्य हो या सौंदर्य शास्त्र, नीति हो या नीति शास्त्र, कविता हो या काव्य शास्त्र, धर्म हो या धर्म शास्त्र, समय के साथ साथ उसके कलेवर में परिवर्तन होता ही है, मगर उसकी आत्मा में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अक्षुण्ण होते हैं आत्मा की तरह। और वो तत्व क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम हो, अपने यहाँ जैसे कहा जाता है, या पश्चिम में हीगेल की बात अगर लें तो थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, इन तीनों को अगर सौंदर्य की आत्मा के रूप में हम देखें तो हमें लगेगा कि ठीक है, ये तो अक्षुण्ण है आत्मा की तरह, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ये अक्षुण्ण है, लेकिन इसका कलेवर बदलेगा। अब यहाँ हम कार्ल मार्क्स की मदद ले सकते हैं। कार्ल मार्क्स की यह स्थापना मुझे बहुत युक्ति संगत लगती है, जो उन्होंने कही, ये दी हमें, कि जब भी उत्पादन के साधन बदलते हैं तो उससे जुड़ा हुआ जो सांस्कृतिक उसकी अधिरचना है समाज की, वह भी बदल जाती है। भाषा बदल जाती है, सौंदर्य के मानदंड बदल जाते हैं, और स्त्री पुरुष के बीच के संबंध का व्याकरण भी बदल जाता है। कहने का ये मतलब कि जब हम कृषि प्रधान व्यवस्था से औद्योगिक व्यवस्था में जाते हैं तो जितनी क्षिप्रता से स्त्री पुरुष संबंध और सौंदर्य शास्त्र के प्रतिमान बदलते हैं, सांस्कृतिक अधिरचनाएं बदलती हैं, उससे ज्यादा क्षिप्रता से
सौंदर्य शास्त्र की मान्यताएं और स्त्री पुरुष के बीच के असंबंध का व्याकरण बदला जब अंतर्जाल आया, जब फैक्ट्रियों से ज्यादा उत्पादन के साधन के रूप में इंटरनेट एक बहुत बड़ा माध्यम बनकर उभरा और ज्यादातर कॉमर्स, साइंस और आर्ट की जो नौकरियां थी वो इंटरनेट से संचालित होने लगी। एक तरह से देखें तो प्रतीक रूप में यही इंटरनेट ये बताता है जो रामकृष्ण परमहंस की कथा हमको बताती थी। रामकृष्ण परमहंस के बारे में मैंने बचपन में सुना था कि एक बार वो नदी के इस किनारे बैठे थे और उस अचानक उनकी पीठ पर कोड़े के बहुत कोड़ा लगने के छापे उभर आए। उनकी पीठ लाल हो गई, लग रहा था कि पूरी पीठ पर किसी ने चाबुक बरसाई। पता चला कि नदी के उस पार कोई अंग्रेज किसी गरीब आदमी पर कोड़े बरसा रहा था क्योंकि वो लगान नहीं दे पा रहा था बंगाल के अकाल उसके या कभी भी किसी विपत्ति के बाद। तो वहां पर नदी के उस पार गरीब किसान की पीठ पर कोड़े बरस रहे हैं और छापा उग रहा है रामकृष्ण परमहंस की पीठ पर। ये क्या बताता है? ये ही बताता है कि ये पूरी सृष्टि एक महाजाल है, अंतरजाल है। दुनिया के जितने पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य तो है ही, सभी वर्गों, सभी वर्णों, सभी लिंगों, सभी नस्लों, सभी धार्मिक विश्वास संप्रदायों के लोग एक अदृश्य अंतरजाल में बंधे हुए हैं। और पर्यावरण के जो नियम हैं, अभी इको फेमिनिस्ट जो हमारा एक पूरा अध्ययन मंडल है विश्व भर में, वो भी ये बात कहता है कि अंतरजाल है ये जो जीवन जगत का, उसमें कहीं एक जगह भी कोई चोट पहुंचेगी तो पूरा जीवन प्रभावित होगा। ये कोरोना भी एक तरह का उदाहरण है। अब हमारे देशों के बीच की बॉर्डर लाइन खुल गई है, पोरस हो गई है, हमारी सारी सीमाएं पोरस हो गई हैं। तो कहीं भी कुछ अच्छा बुरा होता है तो विश्व व्याप लेता है। इसलिए हमें और अधिक जिम्मेदार नागरिक होने की जरूरत है। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब श्रम की संरचनाएं बदली और प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन, जो स्त्रियों के दोनों काम थे, वो प्रोडक्शन या उत्पादन में तो सहायक थी ही, वो नए जीवन को भी सामने लाने में सहायक थी। रिप्रोडक्शन के कर्म में भी वो बहुत सहायक थी। वो सृष्टि को आगे बढ़ाने का महत् कर्म कर रही थी। इसलिए दुनिया के सारे मिथकों की तरह हमारे यहाँ भी सप्त मातृकाओं और मातृशक्तियों की कल्पना की गई कि वो ही हमारी सृष्टि का आधार स्तंभ है। हम चाहें तो इन्हें एक बड़े रूपक की तरह पढ़ सकते हैं और हमें पढ़ना भी चाहिए। अब मैं ये जब कह रही हूँ कि जब अंतरजाल आया तो श्रम की संरचनाएं बदली और स्त्रियां भी तब तक शिक्षा दीप्त हो चुकी थी। स्त्रियों की कविता अचानक आप देखेंगे ये ब्लॉग पर, तरह तरह के कविता कोशों में, अंतरजाल पर सिर्फ स्त्रियों की ही नहीं, उन सब बुजुर्गों की कविताएं भी अचानक शाया होने लगी जिनको बचपन में मार पीट
के जबरदस्ती साइंस पढ़ा दी गई थी, विज्ञान पढ़ा दिया गया था, इंजीनियरिंग पढ़ा दी गई थी कि नौकरी उसी में है। और अचानक जब वो रिटायर हुए तो उनके भीतर जो दबी हुई कविता थी वो एकदम से उजागर हुई। और उस कविता के सौंदर्य शास्त्रीय प्रतिमानों पर भी हम कभी बात करेंगे। जिन लोगों को नौकरी मिलके छूट जाती थी या मिलती नहीं थी, उन लोगों ने भी एक बहुत सुंदर वितान कविता का रचा, अंतर्जाल पर रचा, लघु पत्रिकाओं पर में रचा, और स्त्रियों की भी एक बड़ी संख्या उसमें थी, जो स्त्रियां बच्चे बड़े करने के बाद, घर के कामकाज निपटाने के बाद दोपहर में दुनिया की बृहत्तर संसार की ओर उन्मुख होना चाहती थी। वे अपनी कविताएं लिखकर कहीं छोड़ देती थी, जैसे गंगा में कहीं हम दिया जलाकर छोड़ देते हैं या कावेरी में दिया जलाकर छोड़ देते हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि उत्पादन का साधन बदला तो सौंदर्य शास्त्रीय मान्यताएं भी पूरी तरह बदल जाती। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी भी स्त्री विषयक जो मान्यताएं थी सौंदर्य की, वे बहुत ज्यादा नहीं बदली। अभी भी स्त्री का सौंदर्य उसकी देह में ही कीलित माना जाता रहा। ये नहीं किसी ने बताया, समझने की कोशिश की कि स्त्री सिर्फ एक देह नहीं है, उसका सौंदर्य संकल्प का सौंदर्य है, उसका सौंदर्य नए सिर्फ कांता सम्मत उपदेश का सौंदर्य नहीं है, वो एक मित्र सम्मत बातचीत का भी सौंदर्य है। वो सिर्फ आपका ही उद्बोधन नहीं करती, वो अपदीपो भव की तरह स्वयं का भी उद्बोधन कर रही है। वो सिर्फ घर परिवार को ही अपना नहीं मानती, वो बृहत्तर संसार को भी अपना मानती है। वो मानती है कि सिर्फ यौन संबंध और रक्त संबंध से परिवार नहीं बनता, आप और हम जो हैं एक परिवार के ही सदस्य हैं, क्योंकि हमारी आस्थाएं और हमारे सरोकार एक जैसे हैं। हम चाहते हैं एक बृहत्तर समाज ऐसा बनाना जहां भेदभाव की संरचनाएं नहीं हो, एक बराबरी का संसार हो जहां सबको अवसर मिले, सबको बराबर संसाधन मिले, जिसको सारे गुण जो हैं, जो अब तक स्त्री सम्मत गुण कहे गए हैं, वे पुरुषों में भी बराबर बराबर बटे। जैसे कि संसाधन और संसाधन और अवसर स्त्रियों को बराबर मिले, वैसे ही सद्गुण कोश से सहिष्णुता, धीरज, ममता, लज्जा आदि सद्गुण भी पुरुषों में बराबर बराबर बटे। ये एक इगैलिटेरियन संसार बने। जब कोई और इस बारे में ख्याल रखने नहीं आया तो स्त्रियों ने एक नया सौंदर्य शास्त्र, मीडिया, सिनेमा और भगिनी कलाएं जो थीं, जैसे कि चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, इनसे लेकर सौंदर्य के उपमान, रंग और रूप के नए परिमाण, उन्होंने एक ऐसा सौंदर्य शास्त्र रचा अपनी कविताओं के माध्यम से जो चुप्पी के सौंदर्य शास्त्र के पार चला जाता था। आप सब जानते होंगे, हमें बचपन में हम सब जब शादी करके अपने घर से जाने लगी तो हमारी चाचियों, मामियों, दादियों, नानियों सबने समझाया कि देखो बेटी, ये सुई धागा सुख हो या दुख मुंह सिल के रहना, दोनों कुलों की लाज निभाना। और सुई धागा जो हमको बहुत सारे सामान के साथ दिया गया था, उसको एक तरह से चुप्पी के सौंदर्य शास्त्र के रूपक की तरह हमें थमा दिया गया।
और कहा गया कि नहीं, जो पद्मिनी, तुम तो पद्मिनी नायिकाओं की तरह रहना, कभी भी अपना दुखड़ा किसी को सुनाना नहीं, घर की लाज हमेशा घर में ही रहे, कभी भी कोई बात हो सड़क पे ना आए। और ये इस तरह से चुप्पी का एक सौंदर्य शास्त्र प्रस्तावित हुआ, जिसमें हमें ये बताया गया कि पद्मिनी नायिकाओं, तुम तो पद्मिनी नायिका हो, तुम्हें क्यों रोना धोना मचाना, तुम्हें ये जो न्यूनियाएं हैं, कुट्टिनियां हैं, वेश्याएं हैं, रणचंडियां हैं, ये जो सड़क की स्त्रियां हैं, उन्हें बोलने दो, उनका बोलना शोभा देता है, तुम तो घर की औरत हो, तुम न बोलना कभी। बाद में चुप्पी के सौंदर्य शास्त्र का उल्लंघन किया गया, और ये सोचकर नहीं किया गया कि घर टूट फूट जाए, दिल टूट जाए, बल्कि इसलिए किया गया कि दिल बड़े हो जाएं। एक स्त्रीवाद के बारे में प्रचारित प्रचारित झूठ ये था कि वो दिल तोड़ने और घर फोड़ने वाली स्त्रियों का जमघट है, वाग विलास है। लेकिन अपनी कविताओं के माध्यम से स्त्रियों ने सिद्ध किया कि वो घर की सरहद और दिल की सरहद दोनों बड़ी करने वाली स्त्रियों का सौंदर्य शास्त्र है। जैसे कि कांता, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि स्मृतिदग्ध भाषा जो स्त्रियों की होती है, उसमें वो अंतरंग ढंग से जो बातें कह सकती थी वो कहने लगी, और कुमति, कोलाहल, कुत्सित अन्याय से मारी हुई ये दुनिया जो थी, क्रूर प्रबंधन से मारी हुई ये दुनिया जो थी, उसका स्थानापन्न वो दोस्त पुरुष और दोस्त समाज से करने को उद्यत हुई। हम मीरा की कविता में भी, आप जानते हैं कि कोई भी जो नया सौंदर्य शास्त्र होता है, मैंने शुरू में भी बताया, वो पुराने सौंदर्य शास्त्र से गलबहियां डालकर चलता है, उससे एक तरह का अंतपाठीय संवाद करता है, लेता है। तो मीरा की कविता में, या आपके यहाँ अक्का महादेवी की कविता में, या अंडाल की कविता में, या बहिनाबाई जनाबाई की कविता में आपको एक मनचीते पुरुष के, एक दोस्त पुरुष की संकल्पना मिलेगी। मीरा जब कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो एक के स्वीकार में पितृसत्ता का नकार ही नहीं है, राज्य सत्ता का भी नकार है। और ये बड़ी हिम्मत की बात है कि उस समय न कह पाई वो, और वहीं से वही हमारी प्रपितामही मातामही रही होंगी ये भक्त स्त्री कवयित्रियां, जो छायावाद में भी, छायावाद के दिनों में भी, महादेवी के समय में भी सविनय अवज्ञा का मंत्र लेकर सामने आई। अवज्ञा की उन्होंने अपनी भाषिक अवजारों से, लेकिन सविनय। अब आप महादेवी की भी कविता देखें तो वो कहती है, प्रश्न की लिख करती है, वो चुप्पी का सौंदर्य शास्त्र अपने ढंग से तोड़ती हैं। वो कहती है, यह विरह की रात का कैसा सवेरा है, रक्त में चक्र में रथ चक्र के लिपटा अंधेरा है, कीच में रथ चक्र के लिपटा अंधेरा है, ये दाग दाग उजाला ये शब गुजीदा सहर, हमें तलाश थी जिसकी ये वो सहर तो नहीं। जो फिर दाग हमारे फिराक साहब कहते हैं, करीब करीब वही बात मीरा महादेवी कहती है। यह विरह की जब हमारा बंटवारा होता है। अब ये प्रश्न कीलन या प्रश्नांकन, ये कांता सम्मित उपदेश का ही एक नया स्वरूप है, जो मित्र सम्मित संबोधन में तब्दील होकर सामने आया है। सुकरात के बारे में कहते थे कि उन्होंने ये नया सौंदर्य शास्त्र उस समय के हिसाब से प्रस्तावित किया, जिसमें बहुतेरे प्रश्न पूछे जाते थे, प्रश्न कीलित किए जाते थे।
लोगों के दिमाग में वो प्रश्न जगाए जाते हैं। तो छायावाद उत्तर काव्य में, छायावाद में भी बहुत तरह के प्रश्न उठाए स्त्री कवियों ने। सब पर बात करने का अभी समय नहीं है, तो मैं समकालीन कविता में से कुछ पाठ करती हूँ आपको, जिससे पता चलेगा कि उन्होंने जो नई स्त्रियां हैं, उन्होंने जैविक मातृत्व के ऊपर दृष्टि के मातृत्व को प्रतिष्ठा दी है, और उन्होंने एक दोस्त पुरुष ही नहीं चाहा है। ध्रुव स्वामिनी जैसे चंद्रगुप्त को चाहती थी, वो कैसे चाहती? उस रामगुप्त को जो क्रोध, काम, लोभ के अतिरेक से पीड़ित था, उसी तरह वो चंद्रगुप्त की तलाश करती है। तो नई स्त्री कवियों ने जितनी भी प्रेम कविताएं लिखी, उसमें इस तरह के एक धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत सखा पुरुष की कल्पना थी, जिससे गपशप की जा सके बिना मार डांट, झगड़ा फसाद के डर के, जो के बात उनके मर्म की समझता हो, और जिनके साथ मिलकर एक दोस्त संसार बसाया जा सकता हो। दोस्त संसार मतलब क्या? जहां ऊंच नीच की संरचनाएं नहीं हो, जहां पर सभी वर्गों, सभी वर्णों, सभी लिंगों, सभी धार्मिक संप्रदायों के लोग की बराबर प्रतिष्ठा हो। सौंदर्य की जो मूलभूत परिभाषा हमारे भारतीय ग्रंथों में भी दी गई है, सौंदर्य शास्त्र के नियोजकों ने भी दी है, उसमें बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन सबसे बड़ा लक्षण यही है कि जो हर दृष्टि में जितनी बार आप उसकी ओर देखिए, वो नई तरह से नए नए रंग में उजागर हो, वही सौंदर्य है। ऐसा कैसे होगा? ऐसा इस तरह से होगा कि उसके कई आयाम होंगे। वो एक हीरे की तरह होगा, सत्य के एक ऐसे टुकड़े की तरह होगा जो कनकाब है, जिसके हर हर आयाम में एक तरह का, अलग तरह का सौंदर्य है। तो किसी एक वर्ग में, किसी एक जाति में, किसी एक लिंग में, किसी एक धर्म में ही दुनिया का सारा सौंदर्य सिमटा हुआ अगर हम देखते हैं, तो हम सौंदर्य की मूल अवधारणा का ही उल्लंघन करते हैं। यहाँ पर थोड़ा रुककर मैं आपको कुछ नई कवयित्रियों की कविता सुनाती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितनी बदली है सौंदर्य की अवधारणा, जिसको परफॉर्मेंस, जो हमारी एक बहुत बड़ी स्त्री चिंतक हुई है जूडिथ बटलर, वो कहती है कि भाषा जो है वो एक तरह का परफॉर्मेंस है, और इस भाषा जो है वो एक, मैं अपने अनुभव से भी जानती हूँ कि हमारे भारत में तो भाषा एक तरह से लीला भूमि भी है और रणभूमि भी है। और रणभूमि और लीला भूमि महाभारत में एक ही हो गई थी, जब कृष्ण ने महाभारत के बीचों बीच खड़े होकर गीता का उपदेश दिया था। कुछ ऐसा ही एक सौंदर्य शास्त्र अब रचा जा रहा है स्त्री कविता में, जहां स्त्रियों का मोनोलिथ नहीं है, वैविध्य है। और ये अगर दैहिक सौंदर्य की भी बात आती है, तो वो श्रम सिद्ध स्त्री का, स्वस्थ स्त्री का सौंदर्य है, जिसकी चर्चा निराला करते हैं वह तोड़ती पत्थर में। वह देखा मुझे उस आंख से जो मार खा रोई नहीं। वो खास तरह के रूप विन्यास में उसकी रुचि नहीं है, वह जूही की कली भी नहीं है, वह संध्या सुंदरी भी नहीं है। उसमें कर्म का सौंदर्य है, उसमें श्रम की गरिमा है, उसमें स्वास्थ्य का सौंदर्य है, उसमें न्याय चेतना का सौंदर्य है, उसमें एक तरह का आदर्शवाद है, एक नया समाज, दो समाज गढ़ने का सौंदर्य है, और जिसको हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजिकल यूज ऑफ लैंग्वेज,
स्वतंत्र निर्णय से जो उद्भूत तेज होता है। कांत हमारे पश्चिम में एक बहुत बड़े चिंतक हुए सौंदर्यवाद के। कांत और दूसरे कांत के अलावा क्रोशे, इन दोनों ने अभिव्यक्ति के सौंदर्य पर बहुत सारी बातें कही हैं, जिसका संक्षेप में ये मैं उनकी ओर संकेत कर सकती हूँ। कांट का कहना है कि जो स्वतंत्र निर्णय का सौंदर्य होता है वही सौंदर्य। व्यक्ति में अंदर कुछ होता है, प्रज्ञा होती है, स्त्री में भी होती है, पुरुष में भी होती है, जिसके चलते वो कोई स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। और जो स्वतंत्र निर्णय ले सकता है प्रज्ञा से संचालित होकर, वही सुंदर है। अगर आपके सुख दुख का स्विच किसी और के हाथ में होगा तो आप स्वाधीन नहीं कहलाएंगे, और अगर आपके सुख दुख का स्विच अपने हाथ में होगा तो आप स्वाधीन होंगे। और जब आप स्वाधीन होंगे तो आप स्वतंत्र निर्णय भी ले सकेंगे, और जब आप स्वतंत्र निर्णय की क्षमता रखेंगे तो आप सुंदर भी दिखेंगे। ये बात पुरुषों के लिए भी उतनी ही सच है जितनी स्त्रियों के लिए भी। हमारे यहाँ बेबी वुमन की भी अवधारणा रही है, लेकिन गंगा की जो माँ थी, गांगे की जो माँ थी गंगा, उन्होंने शांतनु से इस बारे में कहा था कि देखो, मेरे प्रज्ञा को चुनौती न देना, मैं जो कहूँ उस पे प्रश्न न उठाना, मेरी प्रज्ञा पर विश्वास रखना। उसके बाद जो वो बच्चे बहाने गई, वो एक तरह की प्रतीक कथा है। तो 7वीं बार उनसे ना रहा गया, वो उनसे टोक बैठे उनको, तो कहने लगे कि क्यों तुम ऐसा करती हो, तो बात शाप की कथा अलग है, उस पर कहते हो। तो विश्वास करने से आदमी विश्वास के लायक बनता है, और स्त्री भी विश्वास के लायक बनती है। जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने एक नए तरह की संरचना को जन्म देने का संकल्प साधा है, जो इतना सहने के बाद भी अहिंसक रही है, और जो बातचीत से ही अपनी समस्याओं का समाधान चाहती है, वो स्त्री आपको आहत करने में क्या सुख पाएगी? वो तो आपका परिष्कार चाहती है अपने नए सौंदर्य शास्त्र की प्रस्तावना से, ताकि जो आप में पितृसत्ता के जगाए हुए तत्व हैं, जो अति पुरुष आपको बना देते हैं, वो झड़ जाएं, वो कैक्टस के कांटे की तरह झड़ जाएं, और आप भी एक दोस्त पुरुष की तरह नई स्त्री के योग्य बनकर सामने आए। तो ये जो नया सौंदर्य शास्त्र है, वो निराला की ही कविता से कहूँ तो वो विनोद वृत्ति में भी रस पाता है। स्त्रियां जो नया सौंदर्य शास्त्र रच रही हैं, वो पुरुषों से कभी कभी चुटकी भी लेती हैं, जैसे भ्रमर गीत में गोपिकाएं उद्धव से चुटकी लेती हैं। तो वो चुटकी में ये जो विनोद वृत्ति है कविता की, ये भी बहुत आजकल एक नए तरह के सौंदर्य का मान, वो निशिदिन बरसत नैन हमारे अब संभव नहीं है। वियोग का वो स्वरूप ही चला गया, जिसमें कि आपको अपने प्रिय से इतनी देर बिछड़ना पड़ता था कि आप बटोहियों को रोक रोक के उनका पता पूछते थे। अब तो ऐसा है अंतर्जाल के कारण कि कभी वियोग भी है तो आप तुरंत बात कर सकते। तो वियोग एक शास्त्र की अब पुरानी अवधारणा हो गई, और सतत संवाद का सिलसिला जो है वो चल सकता है। तो इसके हिसाब से सौंदर्य शास्त्र तो बदला ही है। तो अब हम कह सकते हैं एक पंक्ति में कि वो जो निराला की नायिका है, जिसके बारे में वो कहते हैं, वो हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, देती थी सबको दांव बंधु। तो ये जो नई स्त्रियां कविता लिख रही हैं, वो एक तरह से आपको हंस के, ठिठोली से, थोड़ा बहुत टोक के आप में एक नए पुरुष, काम्य पुरुष का निर्माण करना चाहती हैं, जिसमें बुद्ध की तरह का, अंबेडकर की तरह का, गांधी की तरह का शील हो, और जो उनको सिर्फ देह में रिड्यूस करके ना देखे, वो माने कि उनकी एक प्रज्ञा भी है, वो माने कि उनकी एक बुद्धि भी है, जो उनको बराबरी का दर्जा दे। अब मैं कुछ
जो मानदंड मैं कविताएं लाई हूँ, थोड़ा सा रुक के मैं उनका पाठ कर देती हूँ। पता नहीं समय कितना हुआ, अभी समय कितना बाकी है? 7 मिनट। जी जी, आप जारी रखिए मैडम, कोई समय की सीमा नहीं है। अच्छा, तो आप मैं जारी कुछ रख सकते हैं। कविताएं सुना देती हूँ, फिर मैं जी जी, अंत में अवश्य। आऊंगी। जो संस्कृत में हमारे यहाँ काव्य शास्त्र है और पश्चिम में जो काव्य सौंदर्य शास्त्र है, दोनों जगह जो सौंदर्य शास्त्र है, उसकी कौन सी उभयनिष्ठ प्रपत्ति है जो कि अभी तक अक्षुण्ण है, और कौन सा नया आयाम है जो स्त्री कविता ने उसमें जोड़ा है। अंत में हम थोड़ा सा उस पे बात करेंगे। तो मैं पहले नई कविता से शुरू करती हूँ। एक कविता है अनुराधा सिंह की, जो बम्बई में रहती हैं। वृंदावन की विधवाएं। प्रतीक्षा की है उनके झुके शीशों के उठने की। मैंने न जाने कितने युगों, कितनी अंतहीन प्रतीक्षा की है। प्रभु के चरणों में रगड़ खाते शीश उठने की। धवल धोती के फंदे में कसी एक श्वास के मुक्त हो जाने की। कुंठित सोचों ने ढाए हैं जो पाप, उनकी ही क्षमा मांगती अविराम। किन्हीं निरुपाय क्षणों में जी उठने का पश्चाताप। कामना के समक्ष घुटने टेक देने का पश्चाताप। अजाने देह बन जाने का पश्चाताप। औरत हो आने की झुरन। प्रतीक्षा की है मैंने आत्मग्लानि से लबालब, अक्षी सरोवरों के उमड़ आने की। तलहटी के कातरतम बिंदु को स्पर्श करते हुए अक्सर देखा कह देने का। मत खोजो मेरी देह में आलता सिंदूर और बिछिए। बस देख लो एक बार उन्मुक्त हास्य से खिला यह तन। चेहरे का रक्तिम उछाह, मेरी आंखों का दीप तरलता। बाहों में भर लेना चाहती हूँ उन्हें एक बार। देखो मैं हूँ मेरा सौभाग्य। देखो स्वयं से प्रेम करती स्त्री कितनी सुंदर लगती है। तुम्हारे किंचित सुख से काल चक्र नहीं रुका, नहीं हिले पीठ मठ और अखाड़े। नहीं आने वाला कंप बिहारी बांके बिहारी जी के मंदिर में। नहीं आएगी प्रलय कालीदह या घाट पर आज। क्या इतना अप्राकृतिक था तुम्हारा तुम हो जाना। प्रभु की प्रभुताई नहीं पराभव देखती हूँ। जब जब देखती हूँ वृंदावन की प्रेतात्माओं को रगड़ते घूटे शीश उनके पाषाण चरणों पर, मांगते निशब्द क्षमा अहर्निश। तब गाएं क्यों न मीराबाई अनथक, प्रभु तुम कैसे दीन दयाल। मथुरा नगर इमो राज करत बैठे हैं नंद के नंदलाल। आप देखिए कि वृद्धाओं से, प्रौढ़ाओं से, परित्यक्ताओं से और इस तरह की जितनी भी स्त्रियां हैं उनसे भी बहनापे का एक रिश्ता, सहकारिता जो एक सौंदर्य का बहुत बड़ा मानक है, जो दुनिया में वंचित है, परितप्त है, उसकी तरफ से सोचने का शील दुनिया में इससे अधिक सुंदर कुछ नहीं होता। तो स्त्री कविता ने इसको एक खास तरह से कैसे विकसित किया है। अब देखें, एक कविता है, ये कविता है कामनाहीन पत्ता पूनम अरोड़ा की। सघन केश राशि स्त्री दर की चंचलता को खारिज कहाँ करती है। न अंबर मुक्त रख करता है उत्तेजना को, बारिश के सुकोमल अबीर रंगों से। तुम बैठते कुछ और देर, बातें करते कुछ विशैली और ऐशनाओं की नमी में लिपटी। आखिर हम प्रेम के स्पंदनों की लड़खड़ाती माया के मध्य ही तो थे। सुना है बहुत हौले से उतरता है प्रेम शानों पर, पहले नृत्य को एक काबिल हथियार बनाता है।
फिर बुलबुलों के गीतों से उस हथियार की धार तेज करता है। जरा संभल कर खुद को आश्वस्त करने आना मेरे लिए। मैं जानती हूँ कि कहाँ तोड़नी है नृत्य की उठती लहर और कहाँ छोड़ने हैं बंदिश के इशारे बुलबुलों के निरपेक्ष गीतों में। मैं कामी स्त्री नहीं, लेकिन बांधे रखती हूँ कामबोध की तीक्ष्णता को अपनी सुगंधि में। मेरी देह पर जहाँ जहाँ मचलती तितलियों की सरसराहट थमी हुई है, वहाँ वहाँ मेरी त्वचा ने उगाई है वाष्प की अनंत निहारिकाएं। कठोर होना, क्योंकि तुम मेरे चाहे पुरुष नहीं। अब जो स्त्री की देह है वो हर तरह के शोषण की आधार भूमि रही है। मारपीट, गाली गलौज, प्रेमहीन विवाह बंधन, एड्स भी देशों में स्त्रियों का बच्चियों का निर्यात, डायन दहन, दहेज दहन, पोर्नोग्राफी, वेश्यावृत्ति, इतने सारे आघात सहने के बाद स्त्री की देह एक खास तरह के संशय से घिरी हुई ही रहती है। उसे अपना रूप, एक तरह अपना पूरा शरीर गले में बंधा हुआ ढोल ही जान पड़ता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके भीतर जो एक कोमल हृदय और सोचता हुआ मन, उसका मस्तिष्क है, उस पर तो कहीं ध्यान ही किसी का नहीं जाता। ये देह ही निगोड़ी सामने आ जाती है और इसीलिए वो कहती है कि इसके बाद मेरा मेरा पहले तो मेरा मन तैयार होगा, पहले तुम मेरे बातचीत से मेरे योग्य बन गए हो। तुम कांता समेत उपदेश से तुमने अपने को तराश लिया है, तुमने अपनी अतिरिक्त चिंता का शमन कर लिया है। जब तक यह आश्वस्ति नहीं होती तब तक एक खास तरह का की वियुक्ति हो जाती है प्रेम में, जो पुरुषों के लिए भी उतनी ही घातक है जितनी स्त्रियों के लिए, क्योंकि आदर्श समाज में रिश्ते तो प्रेम के ही होने चाहिए। मगर ये जो हिंसा से सहमा हुआ हिरणी वाला शरीर स्त्रियों का हो गया है, या आपकी स्त्री और पुरुष में भेड़ वाला संबंध हो गया है, इसको तिरोहित करती हुई कितनी ही हमने प्रेम कविताएं इन युवा लड़कियों की पढ़ी हैं। और इससे मुझे लगता है कि वो स्त्री अपने लायक कोमल संवेदनाएं पुरुषों में भी चाहती हैं और इसीलिए वो लिखती हैं। अब कभी क्रोध को भी, चूंकि हमारे यहाँ सात्विक रोष की भी एक अवधारणा है। रोष दो तरह के होते हैं क्रोध, एक तो संहारक होते हैं जिसमें जिसका उद्देश्य अपने अहंकार का विस्फोट होता है, और एक होता है बहुत क्रिएटिव किस्म का क्रोध, जैसे गुरु करता है, जैसे माता पिता करते हैं और जैसे सात्विक लोग करते हैं, ताकि आपका परिष्कार हो सके। तो जो मुझे तक जहाँ तक इतनी कविताएं मैंने पढ़ी नई लड़कियों की, उसमें मुझे ये जान पड़ा कि इनका जो रोष है वो परिष्कार को निवेदित है। वे चाहती है एक नवल पुरुष आप में पैदा करना, और वो ये जो है वो तेज हवा जैसे आपने अगर शैली की कविता ओड टू वेस्ट विंड पढ़ी होगी, तो उस तरह की हवा, एक तरह से तूफानी हवा इसलिए बह रही है कि बीज जो है वो नई धरती पर नए तरह से पूरी तरह समरूप बिखर जाए। बुद्धत्व के बीज, अच्छाई के बीज, जो अच्छा मनुष्य हो, अच्छाई के बीज, ये सब जगह बराबर बराबर पछिया ही बिखेरती है। इस तरह की एक कविता है लीना मल्होत्रा राव की, जो मैं सुना देती हूँ। आज मैं संहारक हूँ। यहाँ तांडव और लास्य दोनों एक साथ गले मिलकर चल रहे हैं कि आज मेरे पास मत आना, मैं प्रचंड वायु, आज तूफान में तब्दील हो रही हूँ। निकल जाना चाहती हूँ आज दंडकारण्य में, कुछ नए पत्तों की तलाश में, जिनसे सहला सकूं अपनी देह, जो मेरे झंझावात में फंसकर निरीह होकर उड़े मेरे ही गति से। अपनी सारी इच्छाएं जिन्हें जलाकर धुएं में उड़ा देती थी मैं, आज बहुत वेग से उड़ा ले चली है मुझे।
समय की परिधि से परे मनु की नौका की पाल खोल दी है मैंने, और जोड़ों में बचाए उसके बीजों को नष्ट कर दिया है। मनु, आज मैं उसी मछली की ताकत हूँ जिसके सींग से बांधी थी नाव तूने। मैं आज मेरे चुने शेष बचे एक बीज को अस्वीकार करती हूँ। आओ अब आविष्कार करो न विकल्पों नए बीजों का। मेरी इंद्रियों को थामे हुए सातों घोड़े बेलगाम हो गए हैं, और मैं अनथक भागती हूँ अपने दुस्साहस के पहिए पर, किसी ऐसे पहाड़ के टकराने के लिए जिसे चूर करके मैं अपने सौंदर्य की नई परिभाषाएं पढ़ सकूं, गढ़ सकूं। यह जो थाम सके मुझे, ओ साधारण पुरुष, तू हट जा, मेरे रास्ते में मत आना। मैं एक उल्टा हवा भागती फिर रही हूँ चक्रवात सी, सब रौंद कर बढ़ती हूँ आगे। तेरी चौखट, तेरी बेड़ियां, तेरे बंद कमरे, बुझा दी है सुलगन अग्निकुंड की, उड़ा के ले चली हूँ राख। आज मैं संहारक हूँ। लेकिन ये संहार जो है वो सृष्टि के लिए ही है, नई तरह के पुरुष की गढ़न, नए तरह के समाज के गढ़न के लिए। जैसे एक कविता दलित कवयित्री है हमारी हेमलता माहेश्वर, उनकी कविता देखिए, इसमें वैविध्य का सौंदर्य है। और वो कहती है इस कविता में कि कोई एक नायक नहीं चाहिए, दुनिया में सभी नायक हैं। और ये कहती है जैसे कोई एक चांद हमें नहीं चाहिए, वो कहिए हम सब तारे ही तारे हैं। वो कहती है नीले रंग के काले होकर अमावस्या के आसमान में जा बिखरे। याद रखो कि काली घनी रात में जबकि नहीं होगा चांद, सितारे खूब चमकते हैं। बाबा साहेब के प्रकाश इन तारों में चमक रहा है धीरे धीरे। ये बहुलता का जो प्रकाश है, अपदीपो भव का जो प्रकाश है, उसकी बात, जो संवेद प्रकाश की बात हो रही है, इस पर भी हमारा ध्यान जा सकता है। ये भी नए सौंदर्य शास्त्र का रूपक है। अब मैं ये रश्मि भारद्वाज की एक कविता पढ़ती हूँ जिसमें वो जितने भी वंचित लोग हैं, जैसे बेरोजगार पुरुष है, जो गरीब किसान है, मजदूर है, सबके लिए स्त्रियों के मन में जो ममता है, जो जैविक मातृत्व से ऊपर का मातृत्व है, उसकी बात कही गई है। उदास समय में भी, एक निराश समय में, जब बेरोजगारी सी जमा कर रख ली गई है खुशियां, कुछ बेहद बुरे दिनों के लिए हमें चमकीले कागजों से में बंधे मिठास के टुकड़ों से काम चलाना सीखना होता है। टॉफियों की बात कर रही हूँ। यह एक हारा हुआ समय, जो तुम्हारे कमरे में रखा एक थका हुआ आईना पस सा देखता रहता है। आते जाते लोग, छींचते सपने, छूटते हाथ, और कुछ भी दर्ज नहीं करता। हर किसी में छोड़ देता है खुद को थोड़ा थोड़ा। उदास समय में भी उधार में मिलती रहती है जीने की कई तरकीबें। हमने पढ़े थे चक्रवृद्धि ब्याज के नियम, सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए। दुनिया को किसी भी पाठशाला का कोई भी शिक्षक यह नहीं बता पाएगा कि कुछ पल हंसी के कितना ऋण बटोर ले जाते हैं उम्र भर। मूल तब भी धरा का धरा ही रह जाता है। सबसे उदास समय में सबसे महंगी बोली मुस्कुराहटों की ही लगती है। अभी अभी एक गरीब मुल्क के अमीर बादशाह ने नीलाम की है खुशियां, कतार में पीछे खड़ा तब भी कोई उदास था। तो जैसे गांधी कहते थे कि सब कतार में सबसे पीछे का जो आदमी है, समाज की सरणी में जो सबसे गरीब आदमी है, सबसे परेशान हाल आदमी है,
उसकी तरफ से सोचना ही जनतंत्र, एक सफल जनतंत्र के नागरिक का और कवि का मुख्य धर्म है। ऐसा ये स्त्रियां एक नई नागरिक भी हैं। ये सिर्फ घर नहीं, दुनिया को भी सुंदर बनाना चाहती हैं, और इस उद्देश्य से जो इस नए सौंदर्य शास्त्र का ये प्रणयन कर रही है, उसकी भाषा संवादात्मक है। उसमें ना अंतरंग वो भाषा का एक प्रकाश है। आप देखेंगे बातचीत की एक घनेरी धुन, एक मीठी धुन लगातार इनमें सारी कविताओं में आपको सुनाई देगी। जैसे कि कोई कंधे पर हाथ रख के आपसे बातचीत कर रहा हो, आपको दिखाने की, आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा हो कि हम किसी हिंसा में विश्वास नहीं रखते। दुनिया का इकलौता आंदोलन है स्त्री आंदोलन, जिसने एक बूंद खून नहीं बहाया, और अब तो एक बूंद आंसू भी नहीं बहाता। आंचल में है दूध और आंखों में पानी की जगह वह बतरस के शहद से काम चलाता है, और निराला की उस स्त्री की आंख से देखता है जो मार खा रोई नहीं। तो चूंकि इसको आपके मनुष्यत्व पर आस्था है, ये जानती है नई स्त्री कि कविता का स्वभाव स्त्री के स्वभाव की तरह होता है। वह कम बोलती है, कम जगह घेरती है, लेकिन जो बोलती है इशारों में बोलती है, तो समझती है कि सामने वाला बुद्धिमान है, वो इशारे समझेगा। कविता ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें एक कौंध में अपनी बात कहनी होती है। बहुत सारे उसमें बहुत स्पेस नहीं रहता कविता के पास। किसी भी रेवोल्यूशन की तरह, यूरेका की तरह एक कौंध में अपनी बात कहती है, फिर भी इतने मार्मिक ढंग से कहती है, इतने बड़े वितान से, आप बीती से, जग बीती से कोई छोटा सा टुकड़ा आपके सामने एक कौंध में उजागर करती है कि जीवन जगत की सारी विडंबनाएं स्पष्ट हो जाएं। चुप्पी की, महामौन की एक लौ अपने भीतर वो धारण करती है, और उसके बावजूद आपके उस दिए से आपके भीतर का दिया जल जाता है। आपके भीतर का अकेलापन उसके भीतर के अकेलेपन से मिलकर एक बहुत अंतरंग संवाद करता है, जिससे कि आत्म क्रांति हो सकती है। इसी की उम्मीद लिए स्त्रियां लगातार लिख रही हैं और बातचीत कर रही हैं। पुराने काव्य शास्त्र में भवभूति की एक बहुत सुंदर मुझे पंक्ति मिली। वो कहते हैं कि हम भाषिक अभिव्यक्तियों को इतने ही निरादर से देखते हैं जैसे स्त्रियों को। उस समय इन्होंने करुणा एका एको रसा कहने वाले भवभूति ने ये बात कही थी। और कालिदास ने रघुवंश में कहा था कि स्त्री तो वही होती है, प्रिय तो वही, प्रियेषु सौभाग्य फल ही चारुता, जो प्रिय को पसंद हो वही सुंदरता है। तो ये मतलब अगर हम फिल्मों की भाषा में कहें तो दुल्हन वही जो पिया मन भाए, लेकिन इसका विलोम भी सत्य है। दूल्हे को भी ऐसा होना चाहिए कि वो दुल्हन के मन भाए। वो बहुत हिंसक होगा तो कैसे वो उसके मन भाएगा। तो वो नई स्त्री के अनुकूल, चूंकि वो अहिंसक स्त्री है, नया दूल्हा भी अहिंसक ही हो, और उसमें सौंदर्य बोध उसका उन्नत हो, उसमें नैतिकता उसकी धवल हो, तभी वो प्रेम के लायक हो पाएगा। उसके बाद क्षणे क्षणे यन्नवतम उपैति सदैव रूपम रमणीयता, ये एक अवधारणा है हमारे यहाँ शास्त्र में, सौंदर्य शास्त्र में, जो कि हर दृष्टि में नया हो जाए, कुछ नया रंग पैदा करे। इसका मतलब कि बहुलता में सौंदर्य है। जैसे हेमलता माहेश्वर के यहाँ मैंने देखा कि तारों की बहुलता में सौंदर्य है। एक चांद कब तक शासन करेगा? सब तारे मिलकर उस चांद के बराबर ही प्रकाश रखते हैं, लेकिन किसी कारण से चांद का प्रकाश ज्यादा दिखाई देता है। ये उधार का प्रकाश है, फिर भी हमें चांद के प्रकाश से भी कोई शिकायत नहीं, लेकिन तारों में जो सूर्य से भी ज्यादा आभा है, उसकी ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा हमें अब क्या कहना चाहिए कि हमारे यहाँ मानते हैं कि जो सौंदर्य होता है वो रसज्ञ के भी मन में
और रचयिता के भी मन में साधारणीकरण के जरिए एक रोशनी का पुल बना देता है, सच्चिदानंद की ओर ले जाता है, और सच्चिदानंद की ओर ले जाते हुए एक अद्भुत अद्भुत पुलक आश्चर्य विह्वलता जगती है मन में। तो वो जो आश्चर्य विह्वलता है वो तभी जगेगी जब हमारी पुरानी स्मृतियां, जिसको स्थित प्रज्ञ ये कहते थे, प्रत्यभिज्ञा कहते हैं कालिदास, वो हमारी पुरानी स्मृतियों में जो सनातन पुरुष है, जो काम्य हो सकता है, सनातन स्त्री है, जो कि हमेशा केयर एथिक्स में विश्वास करती है, सहकारिता में, ममता में विश्वास करती है, ये स्मृतियां अगर जग जाएं और दोनों सहकारिता और मैत्री, जैसे बुद्ध ने कहा मैत्री ही रह जाएगी, करुणा ही रह जाएगी, इसके आधार पर एक नया संकल्प ले, एक नया संदाज गढ़ने का, तब जाकर हमारा जीवन सार्थक सुंदर होगा। सत्यम शिवम सुंदरम का आदर्श चरितार्थ होगा और हीगल का भी वो आदर्श चरितार्थ होगा जो सिंथेसिस में ही जीवन का सौंदर्य देखता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम इस अद्भुत व्याख्यान के लिए, इस ऐतिहासिक और अद्भुत व्याख्यान के लिए हम सभी प्रतिभागी बंधुओं की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि स्त्री कविता का जो सौंदर्य शास्त्र है, स्त्री कविता की जो प्रकृतियां हैं, अंतः प्रकृति, बाह्य प्रकृति, और उसकी जो मनोभूमि है, उसका जो समाजशास्त्रीय पक्ष है, उसका जो सौंदर्य शास्त्रीय पक्ष है, इतनी खूबसूरती के साथ, इतने मनोहर ढंग से आपने प्रस्तुत किया है कि हम लोग एक खास तरह की मनोभूमि में पहुंच गए हैं आपको सुनते हुए। और मुझे लगता है कि ये रिकॉर्डिंग हो गई है और यह जो आपका व्याख्यान है, ये पूरी धरती पर जो आधी आबादी है, मैं आधी आबादी जिसके लिए रूढ़ हो गया है, मैं उसके बरक्स कह रहा हूँ, यानी जो पुरुषों की आबादी है, उससे एक सीधा संवाद है ये। और स्त्री कविता की जो रचना हुई है, विभिन्न सैकड़ों हजारों की संख्या में जो स्त्रियों ने कविताएं लिखी हैं, वो किस तरह से उन्होंने अपना आकार ग्रहण किया है, उसमें क्या क्या चीज़ें व्यक्त हुई हैं, पुरुषों से क्या क्या अपेक्षाएं हैं, वो सब कुछ एक इतने समेकित ढंग से आपने प्रस्तुत कर दिया है कि मैं उसके लिए कुछ समराइज नहीं करूँगा, क्योंकि मैं निःशब्द हूँ। और इतने सुंदर ढंग से आपने इसे व्यक्त किया है, हम हार्दिक कृतज्ञता आपके प्रति ज्ञापित करते हैं। और अपने प्रतिभागी साथियों में से अगर किसी की कोई जिज्ञासा है, वैसे आपके वक्तव्य में जिज्ञासा की गुंजाइश कम होती है, लेकिन कोई सवाल अगर है तो आप आमंत्रित हैं प्रतिभागी साथी। डॉक्टर राकेश नारायण द्विवेदी उरई से हैं और आप कुछ पूछना चाहते हैं, हमारे मित्र हैं, गांधी कॉलेज उरई में हैं आप। जी बोलिए, पूछिए द्विवेदी जी। मैडम सादर नमस्कार, आप सब आयोजकों को भी नमस्कार। ये आपका बड़ा सुंदर उद्बोधन आज के विषय को लेकर, उसमें आपने जो सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से स्त्री के पक्ष को रखा, उसमें स्त्री ही क्या, वो पुरुष भी शामिल हो गया। और क्षणे क्षणे यन्नवता उपैति तदेव रूपम रमणीयताया में कौन शामिल नहीं है। तो यह वक्तव्य जो सबका पाथेय है, स्त्री का भी पुरुष का भी। और जब हम इन सीमाओं से पार हो जाते हैं, तभी हम
देह की बाधाओं को भी पार कर पाते हैं, वरना उससे पहले ये देह और उसकी इंद्रियों, मन और बुद्धि के स्तर पर ही हम लोग सब भटकते रहते हैं। इसलिए आपका वक्तव्य बहुत ऊंचे स्तर का है, और जो ये केवल खोखले और क्षुद्र स्तर पर जो चर्चाएं करते हैं, उनसे बहुत ऊंचा उठाने वाला व्याख्यान आपका था। और वो भी ठीक है, जो भी चीजें समकालीन समस्याओं के चलते नारी की रचनाओं में प्रकट होती हैं, उनका भी अपना महत्व है अपनी जगह, क्योंकि क्यों हो आखिर वो भी उनसे उनसे जब निकलेंगे तभी तो एक सुंदर समाज की रचना होगी, तभी तो हम उस नवता के सौंदर्य तक पहुंचेंगे। क्षण क्षण में सौंदर्य तभी तो निरख पाएंगे। इसलिए आपका ये उद्बोधन हमें अच्छा लगा, खुशगवार लगा। आपको बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। जी धन्यवाद द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे प्रतिभागी साथियों में से अगर किसी के कोई प्रश्न हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। अपना माइक्रोफोन ऑन करके आप अनामिका जी से प्रश्न कर सकते हैं। प्रणाम मैम जी, मैं जगत कुमार इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक का छात्र हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान रहा मैम, बहुत ही शालीनता के साथ आपने प्रस्तुत किया, सुनने में व्याख्यान बहुत अच्छा लगा। मैम एक प्रश्न यह था कि आधुनिक में कविता में, जो आधुनिक काव्य में जो कवि ने लिखा कि हाय नारी तेरी यही कहानी, आंखों में है आंसू आंचल में है पानी, तो मैंने जो दृष्टिकोण रहा, तो क्या लेखक ने ऐसा लिखा तो यह कहा जा सकता है कि यह स्वरूप अब बदल रहा है, स्त्रियां अब बदल रही हैं, और अब मतलब ऐसा लिखने में लोग सक्षम महसूस करते हैं, लेकिन स्त्री अपने आप को कर रही है। जैसे शैलेश जी की जो कविता है कि जिंदगी से निराश लोगों से दो सवाल, हिमालय ऊंचा या ऊंची बछिंद्री पार। तो मैं अब समय मतलब बदल रहा है, स्त्रियां अपने आप को समक्ष और मतलब मजबूत प्रस्तुत कर रही हैं। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, लेकिन साथी पुरुषों और हमदर्द पुरुषों की आवश्यकता हमेशा है। हमारे समय में आप देखें कि आप जैसे जो नवल पुरुष हैं, जो अच्छी तरह से एक मनुष्य की तरह स्त्रियों को देखते हैं, और गुप्त जी भी एक मनुष्य की तरह स्त्री को देखते थे, तो ये अच्छी शुरुआत थी। पूरे पूरे रिफॉर्म मूवमेंट में, नवजागरण के समय में, ये जो हमदर्द पुरुषों की पूरी श्रेणी आई, उसमें बहुत दोस्त पुरुष की जो मैं बात कर रही थी उसी संदर्भ में कह रही थी। प्रेम तो बहुत मतलब नारिकेल वृत्ति होती है ना पुरुष में, और वैसा थोड़ा पुरुष में भी भीतर पानी ही पानी होता है, वो भी उतना ही तरल होता है। पुरुष चित्त को लेकर तो बहुत सारे जो भाषिक प्रयोगशालाएं हैं फ्रांस में, उनकी बहुत उनका अध्ययन हुआ है, और उसका निष्कर्ष ये है कि मर्द को दर्द नहीं होता, या औरत हो क्या रोड टेसुए का क्यों बहा रहे हो, ये सब जो वक्तव्य पितृसत्ता और सामंतशाही और दूसरी तरह की ऐसी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली जो संरचनाएं हैं, जो कि डकैती और हावी हो जाने पर दूसरे का हिस्सा छीन लेने पे जोर देती हैं, वो पुरुष को ऐसा बताती है कि तुम्हें शासन करना है, इसलिए अपनी कोमलता दबा के रखो। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो भीतर से कोमल नहीं होते। हर पुरुष को अपनी माँ के बारे में तो एक कोमलता उसके मन में होती ही है। जब वो शुरू में स्त्री के गर्भ से बाहर आता है तो बेटा बेटी दोनों के लिए माँ उतनी ही प्रिय होती है। लेकिन आपने आतंकवादियों की अगर जीवनियां पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि उनको माँ की गोद से जबरदस्ती छीन के अलग किया जाता है, कोमलता की गोद से छीन के अलग किया जाता है, क्योंकि ताकि उनके भीतर जो पानी है नारियल के भीतर का वो सूख जाए। तो ये तो पालन पोषण का दोष है ना। ऐसा थोड़े है कि मनुष्य अगर नहीं होता, मनुष्य पुरुष प्रेम करने लायक नहीं होता तो विमर्श होते ही क्यों। हमें मालूम है कि आपके भीतर पानी है, उसी पानी का, उसी जल तत्व का आवाहन है विमर्श।
तो गुप्त जी भी यही कर रहे थे, वो प्रेम से देख रहे थे उस स्त्री के प्रति। और ये ठीक है कि धीरे धीरे अपदेवो भव की दीपो भव की स्थिति आई, लेकिन शुरुआत में उन्होंने ये जो बात लिखी, जैसे नारी मतलब जयशंकर प्रसाद ने भी जो ईड़ा तत्व श्रद्धा तत्व की अलग अलग कल्पना की, दरअसल एक ही स्त्री में दोनों आ गए, वहां ईड़ा भी है और श्रद्धा भी है, जूही की कली भी है और वह तोड़ती पत्थर भी है। ये जो दोनों तरह के भाव एक जगह आने पर ही कोई संपूर्ण बनता है। जैसे पुरुष भी में भी दोनों भाव होने चाहिए, साहस भी होना चाहिए, कोमलता भी, वैसे ही स्त्रियों में भी। तो ऐसे अलग अलग करके जो बताए गए हैं गुणों के भी संग्रह अलग अलग किया गया है। आप लोग नए ढंग से इस पर विचार कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। आप जो अभी पढ़ रहे हैं, एमए में हैं और इतनी गंभीरता से बात सोच रहे हैं, ये बहुत बहुत हमारे लिए संतोष का विषय है। जी धन्यवाद। जगत कुमार मौर्य जी ने अपनी जिज्ञासा रखी और मैडम ने उसका समाहार किया। कुछ भुवनेश्वरी एम ये हाँ इसमें हैंड रेज किया है, अगर ये सायास है तो भुवनेश्वरी जी आप प्रश्न पूछ सकती हैं। भुवनेश्वरी यम कोई सवाल संभवतः पूछना चाहती हैं। रीमा यादव जी कोई प्रश्न अगर आपका है तो आप माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकती हैं। मुझे लगता है संभवतः अनायास ही ये कोई हुआ है। अगर सायास है तो आपका स्वागत है, अगर आप जिज्ञासा आपकी कोई है तो आप पूछ सकती हैं। और भी प्रतिभागी साथी वो पूछ रहे हैं, कोई अभी प्रश्न आया था कुछ पलक पर, हाँ फिर चला गया। ये एक जो है प्रश्न चैट बॉक्स में आया है कि रूपा रानी HK संभवतः दक्षिण भारत से हैं। आदरणीय, आपसे मेरा एक प्रश्न ये है कि पवन करण जी जो स्त्री साहित्य के धरातल पर रचना कर रहे हैं, जिन्होंने स्त्री मेरे भीतर जैसी कविता के माध्यम से स्त्री मुक्ति का स्वर मुखरित कर रहे हैं, इस पर आपका क्या मानना है? कृपया इस पर प्रकाश डालिए। वो बहुत ही सुंदर प्रयोग है, क्योंकि देखिए परकाया प्रवेश तो साहित्य के लिए साधारणीकरण के लिए हमेशा ही जरूरी माना गया है। और इस संभावना से हम कहाँ इनकार करते हैं कि आप में कल्पनाशीलता नहीं, अगर आप अच्छी तरह से प्रेम से और ध्यान से और मान से जीवन जगत की विडंबनाएं देख रहे हैं, अपनी पत्नी के जीवन की, प्रेमिका के जीवन की, बेटी के जीवन की, माँ के जीवन की, दादी के जीवन की, सहकर्मिणी के जीवन की, प्रतिवेशिनी के जीवन की, अगर प्रेम और मान से उनका जीवन आप देख रहे हैं और उनकी विडंबनाओं पर लिख रहे हैं, तो एक साथी पुरुष के रूप में आपका बहुत स्वागत है। ये बहुत ही सुंदर, और उन्हें बहुत अपनी बेटी को खासकर, जो वो स्त्री मेरे भीतर में जो बड़ी होती हुई स्त्री को, लड़की को संबोधित वो कविता है, और भी बहुत सारी कविताएं हैं। अभी उन्होंने पवन करण जी ने मृतकों से भी चरित्र उठाकर उन पे भी स्त्री चरित्रों पर लिखा है। तो इसी दिन के इंसान में तो सारी क्रिया आपके यहाँ केरल में जो अपने राजा रवि वर्मा थे, वो आप देखिएगा कि एक प्रतीक्षारत नायिका उनमें हमेशा ही बैठी रहती है, जो वो बहुत ही मुझे लगता है एक रूपक की तरह हम सबके भीतर बैठी है। हम इसी दिन की प्रतीक्षा में तो है कि कभी पुरुष के भीतर की भी स्त्री जग जाए। तो अर्धनारीश्वर की अवधारणा हमारे यहाँ तो है ही, तो पुरुषों में भी ममता जाए और स्त्रियों में भी साहस जग जाए, तभी तो एक तरह का एक सामरस्य वाला सुंदर समाज बन पाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। और हमारे किसी प्रतिभागी साथी की कोई जिज्ञासा अगर है तो हम ले सकते हैं, आप सादर आमंत्रित हैं। अगर प्रस्तुत वक्तव्य से संबंधित अगर कोई प्रश्न है, डॉक्टर राकेश नारायण द्विवेदी जी ने लिखा है कि
सुंदर बात, पुरुष के भीतर की स्त्री जाग जाए, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी तरह से चैट बॉक्स में लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। रूपा रानी जी लिखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आप हम सबके लिए आदर्श हैं। स्त्री लेखन साहित्य की मेरुदंड, आपको कोटि कोटि नमन, आपको सुनना सौभाग्य है। निश्चित रूप से इसमें दो राय नहीं हो सकती। और इस सुंदर व्याख्यान का समाहार अब मैं धन्यवाद ज्ञापन से करूं। इसके लिए बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, अभी कुछ लोग लेफ्ट हो गए हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र सर जुड़े हुए हैं। उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसी मैं क्रम भी में प्रणाम करती हूँ, बहुत प्रणाम करती हूँ उनको, उनसे बहुत सीखा है हमने। जी जी। और इसी क्रम में केरल से प्रोफेसर ए अरविंदाक्षन जी, जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पूर्व सम कुलपति रह चुके हैं, वो भी अरे जुड़े वाह, हुए आज हैं। तो मेरा दिन बहुत अच्छा है। प्रणाम, बहुत प्रणाम करती हूँ मैं अरविंद और इसी तरह से जी। गोंडा में भटौली कॉलेज गोरखपुर में प्रिंसिपल रहे और प्रतिष्ठित साहित्यकार, साहित्य भूषण से मैडम सम्मानित तिवारी जी, गोपाल सिंह सर हैं। हाँ हाँ जी जी तिवारी जी। मैडम, इन सभी का इस व्याख्यान में, मैंने इस व्याख्यान माला में व्याख्यान हो चुका है मैडम। प्रोफेसर मैं गिरीश्वर भी मिश्र जी इन लोगों के व्याख्यान मुझे भेजिएगा, बहुत जी जी अच्छा अवश्य अवश्य। मैं हाँ सुनूंगी। मैडम, और अरविंदाक्षन जी का और गिरीश्वर मिश्र जी का, इन सबका व्याख्यान हाँ हमारे जी। इसमें हो चुका है। और गोंडा से जैसा मैंने बताया, डॉक्टर सूर्यपाल सिंह सर, जो साहित्य की एक बड़ी शख्सियत हैं। और इसी तरह से प्रभाकरन केजी, और लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग के प्रोफेसर पवन अग्रवाल सर। और इसी तरह से के एस राधाकृष्णन जी जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर संजय कुमार पांडे सर, जो लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में गणित विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और विभागाध्यक्ष हैं। अच्छा, और गणित के हैं, बहुत अच्छा। जी जी, अलग अलग विभागों के लोग, अब ये सब अभिरुचि का मामला है। बहुत अच्छा, जी। बहुत अच्छा। और इसी क्रम में बीएसएसडी कॉलेज कानपुर से डॉक्टर रीता पांडे मैडम हैं, जो मेरी गुरु भी रही हैं, वो जुड़ी हैं। डॉक्टर प्रकाश चंद्र गिरी सर, जो एमएलके कॉलेज बलरामपुर में एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग के, वो जुड़े हुए हैं। और एक लंबी सूची है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर डॉक्टर दमयंती तिवारी मैडम जुड़ी हुई हैं। उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। और एक लंबी लिस्ट है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में ही एसोसिएट प्रोफेसर हैं हमारे मित्र अमरेंद्र शर्मा जी, जुड़े हुए हैं। मैं सभी के प्रति, दिनेश पाठक जी मुंबई से जुड़े हुए हैं। यानी देश के अलग अलग हिस्से से मैं सबका नाम नहीं गिना सकता हूं। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और हमारा जो एक औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन के लिए विश्वविद्यालय कॉलेज मंगलुरु की एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग की जो हैं डॉक्टर नाग रत्ना राव जी, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन करके इस कार्यक्रम को संपन्नता की ओर ले चलें। डॉक्टर नाग रत्ना राव जी, आप सादर आमंत्रित हैं, आपका स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम। अनामिका जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। मैं मंगलुरु विश्वविद्यालय से हूँ और हमारे बीकॉम की डिग्री में आपकी एक कविता थी बेजगह जी। उस कविता को हमने अपने बच्चों को पढ़ाया था और मैं बार बार ये बताती रहती हूँ कि ये एक ऐसी कवियत्री है जो अर्थ अमित अति आखर थोड़े शब्दों में अपार बात कहने की क्षमता रखती हैं। और उसमें जो मुझे बात पसंद आई वो ये है, अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते केश, औरतें और नाखून। और आपका इसी कविता की अगली पंक्तियां हैं, राम पाठशाला जा और सीता खाना पका।
ये जो पंक्तियां हैं, कम से कम शब्दों में आपने बड़ी ही संवेदनशीलता से बहुत बड़ी बात कह दी है। तो आपको सादर प्रणाम, और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आपको सुनने को भी मिला और आपसे साक्षात आमने सामने मैं आपसे बात कर सकी। तो आपने बड़े ही सुंदर ढंग से, मेरा जो शोध विषय रहा है वो भी नारी पर ही रहा है, साठोत्तर हिंदी अच्छा अच्छा। नाटकों में नारी। हाँ, ओ, तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा मैडम, आपने बड़े ही सुंदर ढंग से सौंदर्य शास्त्र, स्त्री कविता का सौंदर्य शास्त्र, इसकी परिभाषा, अवधारणा और समय और संदर्भ के साथ जैसे इसका स्वरूप बदल रहा है, उसकी बड़ी सुंदर उसके प्रति आपने अपनी भावनाओं को बड़े सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है। और जैसा आपका मानना है वैसा मेरा भी मानना है कि स्त्री साहित्य का उद्देश्य एक ही है, कि वो चाहती है कि उसे स्त्री न समझे, उसे एक मानव के रूप में देखे, उसके प्रति जो समानता का भाव है और सहयोग का भाव पुरुषों में हो। और इस बात को जो है आपने बड़े ही सुंदर ढंग से कहा, और आपकी जो एक बात है, स्त्री सौंदर्य स्त्री देह तक सीमित नहीं है, बड़ी सुंदर बात कही है आपने। तो आपने कविता में जो सत्य, शिव और सुंदर है, इन सबको समेट कर बड़ा सुंदर व्याख्यान दिया है, और हमें तो ऐसा लग रहा था अभी और आपको सुने। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हमारे जो हाँ जी। मंगलूर के और गोंडा SLBS डिग्री कॉलेज गोंडा यूपी और मंगलूर के गंगा कावेरी इस व्याख्यान माला में आज का आपका व्याख्यान के लिए मैं हम सब की ओर से आपको धन्यवाद अर्पित करती हूँ। बहुत आभार आपका भी। और इसी श्रृंखला में जो है पूरे भारत से जितने भी प्रतिभागी, विद्वान, साहित्यकार, प्रोफेसर जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी के प्रति मैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आयोजकों की ओर से धन्यवाद समर्पित करती हूँ। और इनके अलावा जो है पॉम्पे कॉलेज आइकरा के प्रिंसिपल डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी, वहाँ के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर S.A. मंजुनाथ जी, SLBS डिग्री कॉलेज गोंडा यूपी के डॉक्टर वंदना सारस्वत मैडम, SLBS कॉलेज गोंडा के डॉक्टर शैलेंद्र जी, और हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया। और इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला की वजह से जो है हमें बहुत सारे ऐसे विद्वानों के व्याख्यान सुनने को मिले, और हमें बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम लॉकडाउन में अंदर बैठे हैं, बल्कि हम और भी सक्रिय होकर अपने जो ज्ञान की सीमा को का विस्तार कर रहे हैं। तो एक बहुत बार फिर धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी। सुंदर ढंग से धन्यवाद ज्ञापन के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नागरत्ना राव जी, जो विश्वविद्यालय कॉलेज मंगलुरु में हिंदी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूं। अभी जितने साथी और जुड़े हुए हैं, डॉक्टर नागरत्ना राव जी के स्वर में स्वर मिलाते हुए LBS कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभय श्रीवास्तव सर को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप जो है जुड़े हुए हैं। इसी तरह से एक लंबी सूची है, अमन चौधरी जी, अंकिता भारती जी, अनुपम यादव जी, अनुराधा अनु, अपर्णा पांडे जी, आरती तिवारी जी, अर्चना तिवारी जी, अजय कृष्णन जी, भारती श्रीवास्तव जी, भुवनेश्वरी जी, विमल मिश्रा जी, बिंदु यम जी, और राजकीय कॉलेज में हैं तिरुवनंतपुरम में डॉक्टर समाना हबीब जी, जो एक कार्यक्रम इसी तरह का व्याख्यान माला वो भी चला रही हैं, डॉक्टर सुरेश चौबे जी, डॉक्टर मुख्तार गुलागंडी, मैं शायद उच्चारण जो है अगर गलत करूंगा तो माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर शिवानी साहा जी, और डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, डॉक्टर रमा जी, और गीता रघु जी, जगत कुमार मौर्य जी, जूही राय जी, ज्योति यादव जी, इसी तरह से मधुबाली नदाफ जी, ममता यादव जी, मनीष शुक्ला जी, नन्हे सिंह जी, नाजिरा अनवर जी,
प्रतिभा वर्मा जी, प्रीति सिंह, पुरुषोत्तम श्रीवास्तव जी, राजेश कुमार चौबे जी, केरल से रवि पी जी, रेखा कुमारी जी, रूपा रानी जी, और एलबीएस कॉलेज में ही बीएड विभाग के जो एसोसिएट प्रोफेसर तिवारी हैं जी। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव सर। जी जी तिवारी जी, वो जी रवि पी केरल के जो कालड़ी विश्वविद्यालय के भूतपूर्व जो हिंदी प्रोफेसर है, जो अक्सर जुड़ते जी। रहते हैं। अच्छा और अच्छा, उसके बाद कालीकट विश्वविद्यालय से प्रमोद जी भी जुड़े हुए थे। हाँ हाँ, प्रोफेसर प्रमोद कोबप्रत जी जुड़े हुए थे। इसी तरह से वसुंधरा सिंह जी, यज्ञव्रत श्रीवास्तव जी, सुगंध सिंह जी, श्रीकला यू, शिव प्रसाद शुक्ल जी, जो हमारे कार्यक्रम में लगातार जो है जुड़ करके उत्साहवर्धन हमारा करते हैं, सौरभ उपाध्याय जी, संगीता यादव जी। मैं सभी के प्रति बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करते हुए हृदय से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि इस महामारी के दौर में आपने इस सारस्वत परिचर्चा को जो अपना उत्साह हमारा बढ़ाया है, इस एक सृजन यात्रा को और आगे चलाने के लिए हमें प्रेरित किया है जुड़ करके। मैं आप सभी के प्रति तिवारी जी, मैं अपने मित्र डॉक्टर मंजूनाथ जी को आमंत्रित करता हूं कि अगर वो कुछ कहना चाहते हैं। जी तिवारी जी, मैं फिर से अपनी ओर से मेरे कॉलेज जो पॉम्पे कॉलेज ऐकड़ा मंगलूर, और मैं जिस मंगलूर विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ का अध्यक्ष हूँ, इस संघ की ओर से, और SLBC कॉलेज गोंडा उत्तर प्रदेश की ओर से फिर से मैं निजी तौर से मैं मैडम जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे संपर्क एक बार के संपर्क करने पर ही मैडम ने जो सहर्ष इस व्याख्यान में जुड़कर व्याख्यान देने की सहमति प्रदान की है, तो मैं उनका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, बहुत धन्यवाद आपका जी। और मैं आज की मुख्य वक्ता आदरणीय अनामिका जी को प्रणाम करते हुए हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, और इसी के साथ कार्यक्रम के संपन्नता की घोषणा करता हूं। आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम।